नमस्कार। आज हम उन नियमों की गहराई में उतरेंगे जो हमारे चारों तरफ की दुनिया को चलाते हैं। एक गेंद को फेंकने से लेकर ग्रहों के घूमने तक सब कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ही काम करता है। जी हाँ, और ये हैं बल तथा गति के नियम। आज की हमारी चर्चा कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 8 पर आधारित एक विजुअल रिवीजन गाइड पर होगी। हम हर एक बिंदु को क्रम से देखेंगे और समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य इन जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को बहुत ही सरल बातचीत वाली भाषा में समझना है, ताकि ये सिर्फ रटने की चीज न लगे बल्कि वाकई समझ में आए। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। इस पर अध्याय का शीर्षक है अध्याय 8 बल तथा गति के नियम, कक्षा 9 विज्ञान, एनसीईआरटी संपूर्ण रिवीजन नोट्स, विजुअल रिवीजन गाइड। ये अध्याय मतलब बल और गति के बीच का जो रिश्ता है उसे समझने के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है। बहुत ही फंडामेंटल है ये। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, जो है बल का परिचय। इसमें परिभाषा दी गई है कि किसी वस्तु को गति के अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, पुल, धकेलना, पुश या ठोकर लगाना, हिट करना पड़ता है। एकदम सीधी सीधी बात है। बल एक बाहरी कोशिश है, एक ऐसा प्रयास जो किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है या फिर किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है। हाँ, और यहाँ चित्र में 3 बहुत अच्छे उदाहरण भी दिखाए गए हैं। एक में एक व्यक्ति शॉपिंग कार्ट को धकेल रहा है, जो कि एक पुश है। दूसरा एक दराज खींच रहा है, ये पुल हो गया। और तीसरा एक हॉकी स्टिक से गेंद को हिट कर रहा है। तो ये तीनों ही मतलब धकेलना, खींचना या हिट करना, ये सब बल के ही अलग अलग रूप है। अच्छा, तो बल सिर्फ चीजों को चलाता या रोकता नहीं है। गाइड में इसके और भी प्रभाव बताए गए हैं। जैसे पहला है, बल का प्रयोग वस्तु के वेग यानी वेलोसिटी के परिमाण को बदलने के लिए किया जाता है, मतलब गति को तेज या धीमा करने के लिए। बिल्कुल। आप साइकिल चला रहे हैं और तेजी से पेडल मारते हैं तो बल लगाने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ब्रेक लगाते हैं तो बल लगाने से स्पीड घट जाती है, तो वेग बदल गया। दूसरा बिंदु है, बल का उपयोग गति की दिशा, डायरेक्शन बदलने के लिए किया जाता है। हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो क्रिकेट में ही मिलता है। गेंदबाज सीधी गेंद फेंकता है, लेकिन बल्लेबाज बल्ले से बल लगाकर उसकी दिशा बाउंड्री की तरफ मोड़ देता है। दिशा पूरी तरह बदल गई। और तीसरा है, बल वस्तु का आकार, शेप भी बदल सकता है, जैसे स्प्रिंग खींचना। एकदम सही। आप एक रबर की गेंद को दबाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। तो संक्षेप में बल 3 काम कर सकता है: गति बदलना, दिशा बदलना और आकार बदलना। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ बात हो रही है संतुलित और असंतुलित बल की। पहले है संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक लकड़ी के गुटके को दोनों तरफ से बराबर बल, मतलब x बराबर y से खींचा जा रहा है। हाँ, इसे रस्साकशी के खेल की तरह समझ सकते हैं। जब दोनों टीमें बिल्कुल बराबर की ताकत लगाती हैं तो रस्सी कहीं नहीं जाती। तो यहाँ लिखा है, जब दोनों ओर से समान बल x = y लगाया जाता है, परिणाम वस्तु गति नहीं करती, नेट बल 0। बिल्कुल। जब किसी चीज पर अलग अलग दिशाओं से बराबर बल लगता है तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और वो चीज अपनी जगह से नहीं हिलती। कुल बल 0 हो जाता है। तो फिर असंतुलित बल क्या हुआ? यहाँ दूसरे चित्र में गुटके को 2 अलग अलग ताकत के बलों से खींचा जा रहा है और वो ज्यादा बल वाली दिशा में खिसक रहा है। हाँ, अब सोचिए, रस्साकशी में एक टीम ज्यादा ताकतवर है तो वो जीत जाएगी। वो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगी। यही असंतुलित बल है। जब एक तरफ लगने वाला बल दूसरी तरफ से ज्यादा हो तभी कोई चीज चलना शुरू करती है। दुनिया में हमें जो भी गति दिखाई देती है वो किसी न किसी असंतुलित बल का ही नतीजा है। ठीक है, और यहाँ एक और बल का जिक्र है, घर्षण बल, फ्रिक्शन। यह बल हमेशा गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल मतलब एक तरह से गति का दुश्मन है। यह हमेशा गति का विरोध करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। आप जमीन पर गेंद लुढ़काएंगे तो वो घर्षण के कारण ही थोड़ी देर में रुक जाती है। और ये रुक जाती है वाली बात मुझे सीधे अगली स्लाइड पर ले जाती है, जो है गति का प्रथम नियम, न्यूटन का पहला नियम। हाँ, नियम कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। मतलब ये कि हर चीज आलसी होती है, वो जैसी है वैसी ही रहना चाहती है।
मतलब रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। बिल्कुल, जब तक कोई बाहरी बल आकर उसे अपनी हालत बदलने पर मजबूर न कर दे। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक गेंद को एक ढलान से लुढ़काकर दूसरी ढलान पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। हाँ, ये गैलीलियो का बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है। ये दिखाता है कि अगर घर्षण बिल्कुल ना हो तो गेंद हमेशा उसी ऊंचाई तक पहुंचेगी जहां से उसे छोड़ा गया था। ये वस्तु की अपनी गति को बनाए रखने की जो आदत है उसे दिखाता है। अच्छा, तो यहाँ आगे लिखा है, दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं और इसे जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सही बात है। अवस्था में बदलाव के इसी विरोध को, इसी आलस को विज्ञान की भाषा में जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। इसीलिए ये नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो अगली स्लाइड इसी जड़त्व की अवधारणा के बारे में है। यहाँ परिभाषा है, किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और इसे समझाने के लिए क्रियाकलाप 8.1 का जिक्र है, जिसमें कैरम की गोटियों के ढेर पर स्ट्राइकर से झटका दिया जाता है। हाँ, ये बहुत ही मजेदार उदाहरण है। यहाँ लिखा है, केवल सबसे नीचे वाली गोटी बाहर आती है और कारण बताया है, शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण वहीं लंबवत गिर जाती हैं। बिल्कुल यही होता है। जब हम स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाली गोटी को मारते हैं तो वो तो तुरंत गति में आ जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो गोटियां रखी हैं वो अपने जड़त्व के कारण वहीं स्थिर रहना चाहती हैं। और जैसे ही नीचे का सहारा हटता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधी नीचे गिर जाती हैं, वो आगे नहीं जाती। समझ गई। अब अगली स्लाइड है जड़त्व और द्रव्यमान। यहाँ एक साइकिल और एक ट्रेन की तुलना की गई है। साफ है कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है। हाँ, यहाँ लिखा है, भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है और फिर एक नियम है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, मास, उसके जड़त्व की माप है। एकदम सही। जिस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब वो अपनी अवस्था में बदलाव का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। इसीलिए खाली बक्से को धकेलना आसान है, लेकिन किताबों से भरे बक्से को धकेलना मुश्किल है। क्योंकि किताबों से भरे बक्से का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा है। उसे हिलाने के लिए ज्यादा बल चाहिए। और द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। जी। जड़त्व के दैनिक जीवन में भी बहुत उदाहरण है। अगली स्लाइड इसी पर है। पहला उदाहरण है, बस का अचानक चलना, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये तो हम सब ने महसूस किया है। और इसका कारण बताया है, पैर गति में आ जाते हैं परंतु ऊपरी शरीर जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहता है। इसे कहते हैं विराम का जड़त्व। जब बस चलती है तो हमारे पैर जो बस के फर्श से जुड़े हैं वो तो साथ चल पड़ते हैं, पर हमारा ऊपरी शरीर वो अपनी जगह पर ही रहना चाहता है अपने जड़त्व के कारण। नतीजा ये होता है कि पैर आगे निकल जाते हैं और शरीर पीछे रह जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है जब चलती बस का अचानक रुकना, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। हाँ, यहाँ गति का जड़त्व काम करता है, गति में बना रहता है। सही बात है। इस बार हमारा पूरा शरीर बस के साथ गति में है। जब बस रुकती है तो पैर तो बस के साथ रुक जाते हैं, लेकिन ऊपरी शरीर अपने जड़त्व के कारण उसी गति से आगे जाना चाहता है। इसीलिए हमें आगे की ओर झटका लगता है। और एक तीसरा उदाहरण भी है, सिक्का और ग्लास प्रयोग। गत्ते को झटका देने पर सिक्का जड़त्व के कारण ग्लास में गिर जाता है। हाँ, क्योंकि सिक्का अपनी जगह पर ही रहना चाहता है और गत्ता नीचे से निकल जाता है। तो ये तो हुआ पहला नियम। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, जो है संवेग, मोमेंटम। इसका सूत्र दिया है P = mv। संवेग या मोमेंटम किसी चलती हुई चीज में गति की कुल मात्रा है। ये सिर्फ उसकी रफ्तार यानी वेग v पर ही नहीं बल्कि उसके द्रव्यमान m पर भी निर्भर करता है। यहाँ लिखा है, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। बिल्कुल, ये एक सदिश राशि है, अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसी से जुड़ा है गति का द्वितीय नियम। ये थोड़ा जटिल लगता है। नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। हाँ, ये परिभाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये नियम असल में बल को मापने का तरीका बताता है।
ये कहता है कि आप किसी चीज पर जितना ज्यादा बल लगाएंगे उसका संवेग उतनी ही तेजी से बदलेगा। अच्छा। और इसी नियम से हमें भौतिकी का सबसे प्रसिद्ध समीकरण मिलता है, F = ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। F = ma। हाँ, ये तो सब जानते हैं। तो इस सूत्र का विकास इसी नियम से हुआ है? जी, और यहाँ बल का मात्रक भी बताया गया है, न्यूटन। हाँ, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही। अब अगली स्लाइड में इस दूसरे नियम के दैनिक उपयोग दिए गए हैं जो बहुत दिलचस्प है। पहला है क्रिकेट में कैच लपकना, खिलाड़ी हाथ पीछे खींचता है। ये F = m का एक शानदार उदाहरण है। इसका कारण दिया है, इससे समय t बढ़ जाता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और चोट नहीं लगती। बिल्कुल। देखिए, तेज आती गेंद में बहुत संवेग है, उसे शून्य पर लाना है। अगर खिलाड़ी सख्त हाथों से गेंद को रोकेगा तो ये बदलाव बहुत कम समय में होगा, और सूत्र के हिसाब से समय जितना कम, बल उतना ज्यादा, हाथ में चोट लगेगी। लेकिन हाथ पीछे खींचकर हाँ, वो गेंद को रोकने का समय बढ़ा देता है, और जब समय t बढ़ता है तो बल F का प्रभाव कम हो जाता है और कैच आसानी से पकड़ा जाता है। अच्छा, तो यही सिद्धांत ऊंची कूद हाई जंप में भी काम करता है। खिलाड़ी कुशन या बालू पर गिरते हैं। वही बात है, सख्त जमीन पर गिरने से रुकने का समय लगभग 0 होगा, जिससे शरीर पर लगने वाला बल बहुत ज्यादा होगा और चोट लग सकती है। लेकिन कुशन या बालू गिरने के समय को बढ़ा देते हैं, जिससे बल का प्रभाव कम हो जाता है। एकदम। लेकिन तीसरा उपयोग तो इसका उल्टा है। कराटे खिलाड़ी बर्फ की सिल्ली को एक झटके में तोड़ना। यहाँ लिखा है कम समय = अधिक बल। यहाँ मकसद बल को कम करना नहीं, बढ़ाना है। कराटे खिलाड़ी बहुत कम समय में अपना पूरा बल उस सिल्ली पर लगाता है। दूसरे नियम के अनुसार समय जितना कम होगा, बल का प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि सिल्ली टूट जाती है। वाह, ये तो बहुत ही रोचक है। चलिए अब आते हैं गति के तृतीय नियम पर। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया एक्शन के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि बल कभी अकेले नहीं आते, हमेशा जोड़े में आते हैं। यहाँ आगे लिखा है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव 2 अलग-अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, और फोर्स A on B = फोर्स B on A। ये सबसे जरूरी बात है इस नियम की। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते। हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी आया था। वो इसलिए कैंसिल नहीं करते क्योंकि वो 2 अलग-अलग चीजों पर लगते हैं। एक बल वस्तु A पर लग रहा है तो दूसरा वस्तु B पर। अच्छा, अगली स्लाइड में इसके उदाहरण हैं, शायद उससे और साफ हो। पहला है चलना। हम जमीन को पीछे धकेलते हैं, जमीन हमें आगे धकेलती है। तो देखिए, क्रिया हुई जमीन पर पीछे की ओर और प्रतिक्रिया हुई हम पर आगे की ओर। 2 अलग-अलग चीजें। हम जमीन की प्रतिक्रिया से आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है बंदूक का प्रतिक्षेपण, रिकॉइल। गोली आगे, बंदूक पीछे। यहाँ भी बंदूक गोली पर आगे की तरफ बल लगाती है, क्रिया, और गोली बंदूक पर पीछे की तरफ उतना ही बल लगाती है, प्रतिक्रिया। इसीलिए चलाने वाले को झटका लगता है। और तीसरा, नाव से कूदना। नाविक आगे, नाव पीछे। वही बात है, आप नाव को पीछे धकेलते हैं, क्रिया, और नाव आपको आगे धकेलती है, प्रतिक्रिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। आगे एक स्लाइड है जिसमें सभी महत्वपूर्ण सूत्र एक साथ दिए गए हैं। हाँ, ये रिवीजन के लिए अच्छा है। पहला है संवेग, P = mv, फिर संवेग में परिवर्तन, डेल्टा P = mv - mu, गति का द्वितीय नियम F = ma, और फिर बल का सूत्र संवेग से F = mv - mu t, और आखिर में 1 न्यूटन की परिभाषा। ये सभी सूत्र एक ही मूल सिद्धांत यानी दूसरे नियम से ही निकले हैं। इसके बाद एक बहुत ही रोचक जानकारी है। क्या आप जानते हैं गैलीलियो गैलीली? एक महान वैज्ञानिक। यहाँ लिखा है जन्म 1564, पीसा, इटली। आविष्कार प्रथम पेंडुलम घड़ी और उन्नत दूरबीन। खोज, इन्होंने ही सबसे पहले जड़त्व यानी इनर्शिया का विचार दिया था, और न्यूटन ने इन्हीं के कार्यों के आधार पर गति के नियम बनाए। बिल्कुल, न्यूटन ने खुद कहा था कि वो दानवों के कंधों पर खड़े होकर ही दूर तक देख पाए। गैलीलियो ने जो नींव रखी थी, न्यूटन ने उसी पर एक शानदार इमारत खड़ी की। अच्छा, तो अब हम लगभग अंत में पहुंच गए हैं।
अगली स्लाइड है हमने क्या सीखा, जो एक तरह का सारांश है। एक क्विक रिकैप। हाँ, पहला बिंदु है गति का प्रथम नियम, जड़त्व अवस्था परिवर्तन का विरोध। दूसरा, गति का द्वितीय नियम, F = ma। तीसरा, गति का तृतीय नियम, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। फिर संवेग, P = mv, बल का मात्रक न्यूटन। और अंत में घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। बहुत बढ़िया, ये सारे मुख्य बिंदु हैं इस अध्याय के। और सबसे आखिर में कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है। मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। क्यों किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां क्यों झड़ जाती हैं? इसका जवाब तो अब श्रोताओं को पता होना चाहिए। हाँ, इसका उत्तर है ए, जड़त्व इनर्शिया के कारण पत्तियां विराम में रहना चाहती हैं, जबकि शाखा गति में आ जाती है। बिल्कुल, पत्तियों का ऊपरी हिस्सा अपनी जगह रहना चाहता है और वो टहनी से अलग हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, क्यों जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? इसका उत्तर है ए, शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण गति में रहता है। गति का जड़त्व। और तीसरा प्रश्न, क्यों किसका जड़त्व अधिक है, ए, रबर की गेंद या बी, उसी आकार का पत्थर? उत्तर है ए, पत्थर, क्योंकि उसका द्रव्यमान मास अधिक है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, सीधी सी बात है। तो आज हमने बल और गति के नियमों से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। जी, और उम्मीद है कि ये सब बहुत सरल तरीके से समझ में आया होगा। इस बातचीत से एक बात तो साफ है, पेड़ से पत्तियों का गिरना हो या बस में लगने वाला झटका, इन सब के पीछे यही गहरे वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने गति के तीसरे नियम में पढ़ा कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत होते हैं। तो सोचिए कि जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वो गाड़ी को आगे की ओर उतने ही बल से खींचता है जितने बल से गाड़ी उसे पीछे खींचती है। अगर दोनों बल बराबर और विपरीत हैं तो फिर गाड़ी आगे बढ़ती ही क्यों है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।